आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुकरमपुरा रोमान क्लिनिक पर और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें एक मौका मिला कि हम बात करें बहुत ही काबिल डॉक्टर जनाब सैफुद्दीन साहब, जो एमडी डॉक्टर है और एक जनरल फिजिशियन है। आपकी खिदमत काबिल तारीफ़ है और बेनज़ीर है। कई लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं और इस मौके पे मैं चंद सवाल डॉक्टर साहब से करूँगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। आने वाला महीना मई का है और इस गर्मी में जो भी लोग जो मुलव्विस है मुहल्लिक और मुज़ीर बीमारियों में, वो लोग कैसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए, आज हम ये सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें और उनकी जो रिकमेंडेशंस है, जो सजेशंस है, उससे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद सैफ मान क्लिनिक में करीबन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी क्वालिफिकेशंस है एमडी की जनरल मेडिसिन में। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की एक तशवीश है जो ख़ास तौर पे किडनी की प्रॉब्लम से गुजरते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस में। तो गर्मा में ऐसी कोई चीज़ है जो वो लोग ना करना चाहिए, जिससे परहेज करना चाहिए? किडनी के डिसीज, किडनी के प्रॉब्लम्स वैसे भी गर्मा में थोड़ा ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्रॉनिक नहीं होते, इवन एक्यूट केसेस भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेनली गर्मा में डिहाइड्रेशन के बहुत चांसेस रहते हैं। तो डिहाइड्रेशन की वजह से एक तो स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस ज़्यादा रहता है, यूरिन इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये ना हो कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़ मतलब जो पेशेंट्स डायलिसिस पे है, वो पेशेंट्स को भी जो है ना थोड़ा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मेन चीज़ क्या रहती है तो इसमें एक तो डिहाइड्रेशन ही रहता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन होता है और इसकी वजह से ही ये स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स जो रहते हैं, अगर उन्होंने यूरिन इन्फेक्शन हो गया, उसके ऊपर से यूरिन इन्फेक्शन हो गया और या तो किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो गया, तो जो पहले जो उनका किडनी का फंक्शन था वो और ज़्यादा कम हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है बोले तो किडनी पेशेंट्स में तो इन्फेक्शन नया जैसा लेकर ना है उनको, और स्टोन की अगर प्रॉब्लम है उनको, या शुगर बीपी या और कोई प्रॉब्लम है किडनी के प्रॉब्लम के साथ में, तो उसको भी कवर करना। डॉक्टर साहब, अक्सर जो नौजवान जॉब कर रहे हैं वो लोग दिन भर फील्ड में रहते हैं गर्मा में, और दिन भर जो है ना गर्मी को धूप को एक्सपोज होते रहते हैं, गर्मी में रहते हैं। तो वैसे नौजवान, वैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स है जो हमेशा फील्ड में रहते हैं, कई गवर्नमेंट जॉब के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी ऐसे हैं जिनको दिन भर धूप में रहना पड़ता है। तो उनके लिए शाम में जब वो घर वापस आ जाते हैं तो वो लोगों के लिए क्या ऐसा रिकमेंडेशन, ऐसा सजेशन है आपको वो लोग रोज करें मई के महीने में, खासतौर पर सनस्ट्रोक से बचने के, लू से बचने के? पहले तो अगर वो सुबह अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो एक फिजिकल टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए, लाइक जब धूप की शिद्दत थोड़ी कम हो। इवन अगर उन लोगों का टाइम भी अगर थोड़ा ज़्यादा लेट रहा तो भी अर्ली स्टार्ट हो गए और जल्दी पहुँच गए तो धूप की शिद्दत इससे थोड़ा कम हो जाएगी। और एक मेन प्रिकॉशन क्या करना है, एक तो वाटर कंटेंट, वाटर कंटिन्यूस लेते हैं काम के मतलब बिजी में टूट जाते हैं, पानी पीना या अवॉइड करते हैं उसको। तो एक मेन चीज़ वाटर बॉटल या फिर कुछ ऐसा जूसेस हमें कुछ कैरी करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, और एक सवाल है मेरा, अक्सर ये माना जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है उसको पूरी करने के लिए लोग धूप में बैठना बोल के बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा टाइम है जो विटामिन डी को ऑब्जॉर्व करने के लिए किसी को बैठना चाहिए जो डेफिशिएंसी फेस कर रहे हैं वो लोग? धूप में भी धूप इज नथिंग बट एक लाइट है, उसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रेज होते हैं। यूवी रेज होते हैं, यूवी के रेज, यूवी बी रेज, कॉस्मिक रेज, बहुत सारे रेज होते हैं इसमें। विजिबल लाइट जो भी अपन बोलते हैं वो विजिबल लाइट है। तो अपने जो सन के लिए सन से विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, जब सन स्किन को कॉन्टैक्ट में आता है तो इससे केमिकल प्रोसेस के जरिए विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए बेस्ट सनलाइट जो रहती है वो अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट रहती है। यूजुअली जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट के बाद का जो 1 to आवर रहता है, तो 1 to आवर का बेस्ट ड्यूरेशन था तब हमको एक्सपोज होना चाहिए। फर्दर टाइम में क्या होता है तो
ये जो हार्मफुल रेस है यूवी रेस वो ज़्यादा हो जाता है तो फायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। तो अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट बेस्ट सनलाइट जहाँ पर इसको एक्सपोज होने पर वाइटामिन डी डॉक्टर साहब ये सबसे अहम सवाल है। आजकल अचानक हार्ट अटैक आ गए और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आज अभी अच्छा था लड़का, अभी अच्छा था लड़की, अभी घर को आया, और नौजवान खासतौर पे 40 के अंदर हो, 40 से ज्यादा नहीं, 40-42 के लड़के घर को वापस आ रहे हैं और अचानक उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। इतना मौका भी नहीं मिल रहा कि वो लोग हॉस्पिटल पहुंच सके। ऐसे क्या वजूहत है? कोई लाइफस्टाइल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो आजकल बहुत मशहूर है ये टर्म, आप जरा इस पर रोशनी डालिए डॉक्टर साहब। ये तो अभी बहुत देखने में आ रहा है कि हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन होते हैं, स्पेशली यंगर एज ग्रुप में। मतलब पहले कहा जाता था कि हार्ट अटैक बहुत ज़ईफ लोगों का या एल्डर पीपल की बीमारी है, और अभी तो यंगर पीपल में भी बहुत ज़्यादा कॉमन दिख रहा है। पहले कहते थे कि मोर देन 45 ईयर्स अगर रहा तो हार्ट अटैक आने का चांसेस ज़्यादा है, और अभी तो 30 हो गया है, कट ऑफ जो रहता है 30 हो गया अभी। तो इसके मेन रीजन क्या बता रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टडीज चल रहे हैं अभी, मेन रीजन क्या बता रहे हैं तो एक तो ऑब्वियसली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली एक ही जगह बैठे हुए हैं, बट अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, मतलब अपने जो काम अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपन थोड़ा एक्टिव रहना। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली मतलब एक्सरसाइज करना या नंबर उठाना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से वी हैव टू बी एक्टिव इन दैट पार्ट। मतलब रिकमेंडेशंस के हिसाब से तो ये है कि एक्टिव कितना रहना है, एवरी वीक एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज चाहिए पर्सन को, एवरेज पर्सन को। मतलब एवरी वीक 150 मिनट्स, मतलब पर डे अराउंड 15-20 मिनट्स रहता है। कौन सा टाइप ऑफ एक्सरसाइज होगा तो दिस वॉक इज सफिशिएंट। अब सिर्फ एक एक्सरसाइज काफ़ी नहीं होता, उसके साथ में डाइट भी इम्पोर्टेंट है। डाइट में क्या ऑब्वियसली अभी तो बहुत सारे डाइट्स फॉलो कर रहे लोग, हमारा मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या रहते हैं इसमें, तो एक तो शुगर बहुत कम करना, शुगर जितना कम हो सकता है उतना कम लेना, और सॉल्ट भी मॉडरेशन में लेना है, और वाटर कंटेंट, वाटर कंजप्शन भी प्रॉपर होना, वाटर कंजप्शन भी एडिक्वेट रहना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात क्या है, यंग पीपल में स्ट्रोक आने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री अगर है, तो अगर किसी को फैमिली में ऐसा कुछ हुआ, उनके पेरेंट्स में या फिर उनके रिलेटिव्स में ऐसा कुछ हिस्ट्री है, अर्ली डेथ्स की हिस्ट्री है, या मतलब पेरेंट्स में बीपी शुगर दोनों की शिकायत है, दोनों पेरेंट्स में बीपी और शुगर दोनों की शिकायत है, तो ऐसे जो बच्चे थे उन लोगों में हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा रहे, और बीपी शुगर आने के भी चांसेस ज़्यादा है, हाइपरटेंशन डायबिटीज आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये पेशेंट्स भी थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए अपने हेल्थ में, और बहुत ज़्यादा अगर कुछ सिम्टम्स दिखे तो इमीडिएटली कंसल्ट डॉक्टर। और बेसिकली इमीडिएटली आता उनके बोलते मगर यूजुअली इवन ये पेशेंट्स में भी सम सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स तो रहते हुए पहले थे, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब थोड़ा काम करने पर थक जाना, मतलब विदाउट एनी रीज़न स्वेटिंग आ जाना, विदाउट एनी रीज़न पाल्पिटेशंस महसूस होना, और अभी तक यूजुअली एक सिम्टम्स रहते हुए सर, और नॉर्मल वर्क पे भी सांस आ जाती है यंग पीपल। और एक सबसे अहम क्वेश्चन डॉक्टर, अब हमारी कम्युनिटी में कई लोग गरीब है, कई लोग अमीर है। जो अमीर है वो लोग ब्रांडेड मेडिसिन अफोर्ड कर सकते, जो गरीब है वो जेनरिक की तरफ जाते। तो डॉक्टर साहब एक ये जो कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि पहले ये कंफ्यूजन दूर करें आप। क्या जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई फर्क है, या इफेक्टिव रहते नहीं रहते? ये जो कंफ्यूजन है, ये जो मिथ है, प्लीज आप वो मिथ को बस्ट कर लीजिए प्लीज आज। जेनरिक अभी फार्मा जो डिपार्टमेंट है अपना, और फार्मा कंपनीज जो है अपने स्टेट में या इंडिया में ले लीजिए, बहुत सारे फार्मा कंपनीज आ चुके हैं। तो इसमें कौन सी फार्मा कंपनी जेन्युइन है या कौन सी फार्मा कंपनी फेक प्रोडक्ट बना रही है, इसका कोई आइडिया नहीं हो सकता। बट अभी एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि जो भी जेनेरिक मेडिसिन गवर्नमेंट अप्रूव है, या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के पास नहीं है, वो जेनेरिक मेडिसिन जेन्युइन हो सकते हैं। बाहर के जो जेनेरिक मेडिसिन जो अपने इंडिपेंडेंटली लगा रहे हैं, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते।
सो यूजुअली गवर्नमेंट एसोसिएटेड जनरिक मेडिसिन जो है वो बेटर होते हैं। और अगर रही बात जनरिक मेडिसिन और अपने प्राइवेट मेडिसिन के डिफरेंसेस है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है। ये तो ये जो बड़े कंपनीज है दे यूज अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उनके पास प्रोडक्ट्स को बनाने का। जनरिक यूजुअली स्मॉल कंपनीज से बनाते हैं। सो डिफरेंस तो रहता, पर ग्रॉस डिफरेंस नहीं रहता कि ये जो इफेक्ट में डिफरेंस है। और एक बात, ये जो बड़े फार्मा कंपनीज रहते हैं उन लोगों के थोड़े प्रोडक्ट्स वो लोग जेनरिक में भी सप्लाई करते हैं, सो वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली जेनरिक मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए या दे विल नॉट बी इफेक्टिव। दे विल बी इफेक्टिव, दे आर इफेक्टिव, बट वी कैन नॉट से दैट दे आर 100% इफेक्टिव, 100% है नहीं बोल सकते, बट दे आर कंपैरेबली इफेक्टिव। तो अगर किसी को जेनरिक मेडिसिन आप अगर लेना है तो डेफिनेटली वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक आखिरी और बहुत ही अहम क्वेश्चन, किसी भी पेशेंट को अगर ऐसा महसूस हो रहा है, कोई सेंसेशन है हार्ट अटैक आने के सेंसेशन है, ऐसा फील हो रहा है, कभी कभी लोग बोलते हैं वो एसिडिटी है, गैसेस है या कुछ और है, तो वो लाइन को ड्रा नहीं कर सक रहे, वो डिफरेंस को हम समझ नहीं सक रहे हैं। हो सकता है उसी की वजह से फर्स्ट एड नहीं मिल सक रहा। तो ऐसे कोई पिन पॉइंट ऐसा है कि आप बता सकते हैं, नैरो डाउन करके कि ये चीज़ ऐसी है कि ये होने से आप फौरी जो है ना डॉक्टर के पास चले जाइए, ऐसी चंद चीज़ें आप रिकॉल करके वहाँ को बोलिए, जिससे जो है ना हमारी जो ऑडियंस है उनको मालूम हो जाए कि भाई ये चीज़ होने के बाद फौरी रुकना नहीं है, सीधा हॉस्पिटल चले जाना है। और ऐसी कोई टैबलेट्स है जो आजकल बोलते हैं कि हम दांत में रख के इसको क्रश करेंगे तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता, आप हॉस्पिटल जाने तक 1.5 महीने तक आपको सुकून मिल जाता। इसके बारे में ये आखिरी अगर बहुत अहम क्वेश्चन रहता, आप पूरे अपने जहन को, अपनी पूरी नॉलेज को याद करके बोलिए ताकि ऑडियंस को फायदा हो। तो हार्ट अटैक के कॉमन सिम्टम्स देखिए। हार्ट अटैक के कॉमन सिम्टम्स अभी सभी को बताया होगा, चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होगा, सीने में दर्द के साथ में धड़की हो सकती, सांस आ सकती और चक्कर भी आ सकती। तो ये 3 इम्पोर्टेंट कंप्लेंट्स रहते हैं। और चेस्ट पेन में भी लोकेशन रहता है, सब यूजुअली तो लेफ्ट साइड ही रहता, और कभी कभार इवन सेंटर ऑफ द चेस्ट में भी पेन हो सकता है, इवन को अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, मतलब ऊपर पेट के ऊपर तरफ में पेन। तो स्टार्ट तो पेन सीने की तरफ सेंटर ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट या फिर अपर एब्डोमेन, तो ये एरिया से स्टार्ट होगा। और यहाँ से और एक बात क्या रखना है, मतलब इसका ड्यूरेशन ऑफ पेन यूजुअली एटलीस्ट एक 10 से 20 मिनट तक तो रहता है। और पेन बहुत सीवियर रहता है, सीवियर पेन रहता, मतलब इससे पहले ऐसा पेन नहीं हो रहा तो ऐसा पेन रहता, सीवियर पेन रहता। पेन से ज़्यादा हेवीनेस में होती है, वजन सीने पे कुछ रख दिए जैसा वजन, वो एक रहता। सो यहाँ से शुरू होके पेन पीछे की तरफ जा सकता है, ये हार्ट पे लेफ्ट हैंड को जा सकता है, और इवन गर्दन तक भी जा सकता है। अगर पेट के नीचे तक गया तो वो हाथ का पेन नहीं होता, ऊपर अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन तक अगर गया तो वो हाथ का पेन है। तो सीने से लेफ्ट हैंड को जा सकता है, गर्दन तक जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो ये तो पेन हो गया। इसके साथ में आपके सिम्टम्स और क्या रहते हैं, एक तो चक्कर आने के चांसेस रहते हैं, मतलब हार्ट अटैक की वजह से बीपी लो के चक्कर आने के चांसेस रहते हैं, और धड़की हो सकती है। तो मेन तो 2 ही कंप्लेंट्स रहते हैं, तो चेस्ट पेन और सांस। इसमें एक बात क्या है, बता भी सिम्टम्स कई को ऐसा माइल्ड आ रहे होते हैं। एक तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज पेशेंट्स में, स्पेशली डायबिटीज पेशेंट्स का साइलेंट एमआई रहते हैं, मतलब लोग सिम्टम्स इतना ज़्यादा नहीं रहते, जस्ट माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, जैसे जस्ट चक्कर आना या फिर समटाइम्स वॉमिटिंग से मोशंस भी होते हैं, पेट में दर्द होता है ऊपर की तरफ और वॉमिटिंग मोशंस होते हैं और चक्कर होते हैं, चेस्ट पेन नहीं रहता है। तो ये साइलेंट एमआई है, मतलब लोग सिम्टम्स नहीं रहते पर अंदर में छोटी होने का है हो रहा है। तो ये डायबिटीज पेशेंट्स और हाइपरटेंशन पेशेंट्स में होता है, बीपी और शुगर के पेशेंट्स में होता है मोर कॉमनली। तो जो बीपी और शुगर के पेशेंट्स है, अगर उनको अगर कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, तो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पेन हो रहा है या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज के जैसा महसूस हो रहा है या जलन हो रही या माइल्ड पेन भी हो रहा, तो इमीडिएटली वो चेकअप करा लेना बेहतर है। और एक चीज़, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री में भी है और उनको ऐसा कुछ माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें भी इमीडिएटली चेकअप करा लेना है। और अगर किसी को बीपी शुगर है, उनका वेट ज़्यादा है, और अगर उनको इससे पहले भी ऐसा कुछ टाइप पेन हो चुका है और वो पहले से अलग पेन हो रहा है, ये टाइम
तो ऐसे पेशेंट को समाचार की तरफ से हम डॉक्टर साहब के मशहूर है, काफ़ी अहम मालूमात आप हमारे ऑडियंस को दिए। और एक जाते जाते एक खलल सा है, एक क्वेश्चन जो ज़रूरी है क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, बीमारियों में डर का कितना बड़ा रोल है, ज़रा ये भी बता दीजिए, क्योंकि ऐसा दिखता है कि अक्सर लोग ज़्यादा डर जाते हैं हर छोटी छोटी चीज़। इस पे आप नज़र डालिए, ये ज़रूरी है। जी, अभी बीमारियों के लिए बहुत सारा अवेयरनेस तो फैल रही है, मगर अवेयरनेस किस तरह से फैल रही है तो प्लेटफॉर्म्स आर नॉट राइट। तो लोग जहाँ से अवेयरनेस गेन कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म्स आर नॉट राइट। तो वी हैव टू सेलेक्ट जो प्लेटफॉर्म्स अपन सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म शुड बी राइट। तो अगर हम करेक्ट प्लेटफॉर्म से इफ गेटिंग द इन्फॉर्मेशन देन डेफिनेटली अपन जो है प्रॉपर नॉलेज गेन करेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके हिसाब से अपन अपने सिम्टम्स को देखेंगे और उसके हिसाब से डर का माहौल भी नहीं रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अपन जो अपने सोर्सेस जो अपन को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सोर्सेस शुड बी गुड सोर्सेस। तो या तो आप हमारे जैसे इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, या प्रॉपर न्यूज़ चैनल्स में कोई डॉक्टर से अगर बात करें तो वो देख सकते हैं, या स्पेशली अगर डॉक्टर से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही तो वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होगी। या अगर आपको ये रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब में रील्स आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, तो जो अनऑथराइज पर्सन या फिर जो अनएजुकेटेड पीपल है वो लोग स्प्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो भी एजुकेटेड पीपल है और जो भी डॉक्टर्स हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, अगर उन लोग कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें तो उसके हिसाब से आप फॉलो कीजिए, रादर देन कोई रैंडम रील्स या फिर कोई वीडियो। So that will be better to gain information regarding diseases rather than going to random messages. नाज़रीन, ये थे जनाब सैफुद्दीन साहब, जो एमडी डॉक्टर है, जो अपनी खिदमत शाम में मुकरमपुरा करीमनगर रोमान क्लिनिक पर देते हैं। आप ज़रूर आएँ, उनसे मिलें। आप तो बहुत ही सुकून से अपने पेशेंट्स को हैंडल करते हैं और कभी भी किसी पेशेंट को डर और खौफ में नहीं लाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कभी भी आइए, कोई भी बीमारी लेके, आप पहले वो बीमारी को आप समझाते तफसील से, फिर ट्रीटमेंट देते। और इसीलिए मेरा आखिरी सवाल यही था कि इसमें डर का कितना बड़ा रोल है बीमारियों में। डॉक्टर साहब जैसा बोले, आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल इसका इस्तेमाल करके आप इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माहिरीन मौजूद है दुनिया में, जैसे कि आप हैं, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, उनसे सलाह लीजिए, उनसे मशवरा कीजिए और अपनी बीमारियों को दूर करने में जो सलाह मशवरा दिया जाता है उसका इस्तेमाल कीजिए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का।